चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा में देखिए, अगर आप नेताओं के नजरिए से देखिए तो एक तरफ महाराष्ट्र में बड़ी लड़ाई है शिंदे गुट और उसी के साथ देवेंद्र फडणवीस उनके साथ है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार का पावर है। अगर आप आ जाइए झारखंड में तो ये हेमंत सोरेन के लिए बड़ी लड़ाई है। बीजेपी वापस वहां पर सत्ता चाहती है, वहां पर वो संघर्ष कर रही है। उत्तर प्रदेश में पहुंचिए तो योगी वर्सेस अखिलेश, क्योंकि वहां पर तो कांग्रेस पार्टी ने अब ये तय कर लिया है कि साइकिल चलेगी, हाथ नहीं रहेगा उस पर, बिना हाथ के साइकिल चलेगी। तो वहां पर योगी आदित्यनाथ के लिए भी बड़ी लड़ाई है। जिस तरह से बीजेपी की वहां पर परफॉर्मेंस गिरी है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद उपचुनाव में उनको किसी तरह से इस बार कुछ ऐसा करना है जिससे उनकी वाहवाही हो। तो ये कुल मिलाकर, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वायनाड सीट की भी है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री पर जनता क्या सोचती है, इन 4 मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। शिवम त्यागी जी, पहला प्रश्न आप ही से है, क्योंकि जब हम महाराष्ट्र के तमाम आंकड़े देखते हैं तो आप लोग बार बार कह रहे थे ये तो तय ही नहीं कर पा रहे, तय ही नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी भी सीट शेयरिंग हो गई, आपकी भी सीट शेयरिंग हो रही है। कुछ सीटों पर आप भी फंसे हुए हैं और 18 सीटों पर वो भी फंसे हुए हैं। ऐसे में किसमें कितना है दम? शुरुआती कमेंट इसी बात को लेकर कि कितना दम है महाराष्ट्र में, आप कितने आश्वस्त हैं? आपने कहा किसमें कितना है दम, जीतेंगे हम, ये तो तय है। लेकिन हाँ, जाहिर है अभी शुरुआत है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि जो हमसे छूटकर मुख्यमंत्री बनने गए थे, जो शिवसेना थे, जो उद्धव ठाकरे थे, जिनको लगता था कि वो उधर जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, चेहरा बन जाएंगे। और मैंने तो एक चीज और देखी थी अभी पिछले दिनों, आपके जो वहां के ब्यूरो चीफ है साहिल जोशी, वो उनका इंटरव्यू कर रहे थे 19 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उसके थोड़े दिनों बाद उनकी स्थिति खराब हो गई। लेकिन संभाजी नगर को छोड़कर जाने वाले और याकूब मेमन की तरफ जाने वाले, आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि न खुदा मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। भाजपा की तरफ थे तो सम्मान भी था, बाला साहेब ठाकरे की बात भी थी, वो हिंदुत्व का डंका भी था। एक सेकंड, आप क्या थे, खुदा थे या विसाले सनम? अब वो तय कर ले हम क्या थे। वो तय कर ले। लेकिन इतना तय है कि हाँ, जनता का सम्मान, प्यार, प्रेम, बाला साहेब ठाकरे की विरासत वो सब थी। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने कुर्सी चुनी, तो अब ना कुर्सी मिल रही है और स्थितियां बेइंतहा खराब है। महाराष्ट्र की अगर मैं खासतौर पर बात करूं, वहां पर महायुति सरकार बनाएगी, प्रचंड बहुमत के साथ बनाएगी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, जाहिर है कि लोकसभा में कहीं ना कहीं 0.6% वोट शेयर हमारा कम रहा। लेकिन यह तय है कि आने वाले समय में हम वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस वालों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो स्थितियां अभी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की ले लो, चाहे झारखंड की ले लो, चाहे महाराष्ट्र की ले लो, बेचारे तय ही नहीं कर पा रहे कि 135 साल पुरानी हाल पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश में 409 विधानसभा सीटों में से आज इन बेचारों को एक सीट नहीं मिल रही। ऐसी ग्रोथ मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी की नहीं जैसी उनकी हुई है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय जी, अब आप मोर्चा संभालिए उद्धव जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के पास बाद में आएंगे। ये सीएसडीएस के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि मुसलमानों में लगभग जो लीड महाविकास अघाड़ी को महायुति पर है वो लगभग 48% है। बुद्धिस्ट और अन्य जो वहां पर नियो बुद्धिस्ट हैं उसमें 44%, आदिवासी में 30% की लीड है अघाड़ी को, तो वहीं जो गरीब है उनमें 11% की लीड है। लेकिन अगर आप महायुति की लीड देखें तो जो अपर कास्ट है उसमें 45% है और 18% मराठाज में है। अब देखिए, शिंदे का चेहरे के तौर पर इधर से होना, मराठा अस्मिता की बात करना, और फिर अगर मराठा वाला एज बीजेपी के पास है जो कि 33% आबादी है महाराष्ट्र में, क्या आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? क्या उद्धव जी के चेहरे को रखते तो अच्छा नहीं रहता? और क्या वाकई दबाव में उनको पीछे हटना पड़ा? पहले इंटरव्यू में बात आई थी कि वो सीएम फेस होंगे, फिर दबाव में आ गए क्या कांग्रेस और पवार जी के? नहीं, तो हमारी तरफ से तो हमेशा से क्लियर है कि वो सीएम फेस ही रहेंगे। कांग्रेस के मानने या उनके नाम मानने से हमें फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये कि जिसके दम पर आपके दोस्त इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं, वो खुद ही मुस्कुराने लगे। किसी के सुनाने ना सुनाने से कोई बात नहीं है, क्योंकि बाला साहब का एक ही सपना था जब हमारा बीजेपी के साथ अलायंस था, कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना। सपना क्या हो गया है? अब सपना वही है अभी भी उद्धव जी का, अभी भी वही सपना है, देश में बीजेपी नहीं देखिए अभी नहीं, अभी रुकिए देखिए, अभी तो चुनाव जो है वो महाराष्ट्र सरकार का है, देश का तो नहीं है। और महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव था, जो शिंदे गुट में जीते जो लोग और जो बीजेपी में जीते, वो हमारे दम पे जीते थे, हमारे साथ अलायंस था। ऐसा नहीं है कि शिंदे जी की पार्टी उस टाइम थी। शिंदे जी के गुट में जितने भी विधायक हैं वो सब उद्धव जी के नाम से जीते थे, और बीजेपी जितनी भी सीटें जीती थी वो भी हमारे समर्थन से ही जीती थी। आज लोकसभा के चुनाव में अभी पता चल गया इनको कि कहां पर है। कितनी सीटें जीते थे आप लोग? हम बीजेपी 105 जीती थी और हम 56 जीते थे। फिर
तो सब आपके सपोर्ट 56 वालों की वजह से 105 वाले तो जीते थे। एक बात गजब लॉजिक सुनिए, है भाई। इस विषय में बोलता हूँ, बीच में मत बोलिए। बीच में मत बोलिए, देखिए, बीच में मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, देखिए, एक सीट शेयरिंग का फार्मूला बाला साहब ने तय किया था जिस वक्त हम बीजेपी के साथ अलायंस में थे, कि महाराष्ट्र के अंदर ब्रेकअप पे क्यों अटके हुए हैं आप? नई रिलेशनशिप की तरफ बढ़िए। नई रिलेशनशिप किसकी तरफ? सब ठीक है। शिंदे, मेरा प्रश्न था उद्धव जी को चेहरा बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारे लिए तो है, बालाजी साहब का सपना था, पर कहां खुल के कह रहे हैं? उद्धव जी ने साफ खुद कह दिया कि सीएम जो बनेगा वो बाद में देख लेंगे, जिसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा होगा वो सीएम बनेगा। ये है क्या फॉर्मूला? नहीं, हमारी तरफ से तो, हमारे तो नेता हम सब यही चाहते हैं कि हमारा चेहरा तो उद्धव जी रहे, क्योंकि हमने अगर बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ा था तो उसके पीछे सरकार तो हमारी बनी रही थी। आप इसके लिए राजी सरकार हैं? तो हम बनी रही थी। आप इसके लिए राजी हैं? सबसे वो कह रहे उद्धव जी ही चेहरा है। हाँ, मैं उस पर आऊंगा। उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी ने इनको धोखा दिया, 2014 में, आप सब लोग स्मार्ट है, स्मार्टफोन भी है, उसको चलाएंगे तो पता चलेगा, 2014 में नरेंद्र मोदी जी का शानदार जीत के बाद बीजेपी इतना ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई थी कि शिवसेना का जो अलायंस है उद्धव जी के साथ 2014 में तोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने अलायंस फिर से किया। उसके बाद 2017 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे का अलायंस तोड़ के महानगर पालिका का चुनाव लड़ा, वहां पे भी उद्धव ठाकरे जी जीत गए। 19 में ये लोग ने साथ में चुनाव लड़ा, अलग हुए, मगर अलग होने से पहले पहला मुख्यमंत्री का शपथ जो ये कह रहे कि उद्धव जी ने लिया, गलत है, गूगल देख लीजिए। पहला शपथ हुआ देवेंद्र फडणवीस और अजित दादा पवार। उनकी सरकार 5 दिन की चली, उसके बाद रिजाइन किए, उसके बाद उद्धव जी और अजित पवार सुबह सुबह वाला सबके जागने से पहले वाला। एक मिनट, बीच में कोई मत। गजब, मतलब कौन मैं ब्रह्म ये मुहूर्त बता रहा हूं, निकाला ये लोग था? तो बोलेंगे ना, ये लोग वही कहानी कौन बताएंगे ब्रह्म मुहूर्त निकाला जो था? इनको हाँ। फेवरेबल है। हाँ। रियल कहानी ये है हाँ। कि 14 से भारतीय जनता पार्टी को इतना घमंड अपने आप पे हो गया कि इन्होंने शिवसेना को साइडलाइन कर दिया था। और जो एकनाथ शिंदे को अभी सीएम बना के घूम रहे, वो एकनाथ शिंदे जी ने 2017 के दिन ये राजीनामा पब्लिकली दिया था कि हमें इनके साथ काम नहीं करना। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उद्धव जी ने धोखा दी थी, गलत है। सेकेंड, आपका जो प्रश्न है, वो कह रहे थे कि शानदार जीत इनकी हुई हरियाणा की, वो तेलंगाना की जीत के भी बारे में बताइए और कर्नाटका भी बताइए। जहां तक महाराष्ट्र की सवाल है, आपने एक आंकड़ा दिया अभी कि किस समाज का कितना वोट है, ये इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है। लोगों ने तराजू ऐसे रखा ना, 85-85-85, मतलब वो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इक्वल है। यहाँ पे कोई डिक्टेटर नहीं है ना हमारे यहाँ पे। वहां पे एक डिक्टेटर बैठा है जो ये कहता है कि भोपाल में आके कहते हैं कि अजित दादा पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, उसके अगले दिन डेप्यूटी सीएम बना दिया। आदर्श घोटाला आपको सबको पता होगा, उसको इन्होंने राज्यसभा भेज दिया। ठीक है, एक छोटा सा जवाब आप दीजिए, उसके बाद से मैं जाऊंगी तिवारी जी के पास। आपने एक चीज कही उनसे, शिवसेना वालों से, कि भाई वो पुरानी रिलेशनशिप को छोड़िए, अब क्यों उसमें पड़े हैं, कांग्रेस के साथ आगे मन नहीं लगता ना अजित इनका पवार हमारे बिना। वो 2 लाइनें हैं कि वो प्यार मुझसे करता तो है मगर बताता नहीं है, मेरी फिक्र करता तो है मगर जताता नहीं है। अभी आपको याद होगा, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, अभी आपको याद होगा, अभी पिछले दिनों जो है, अरे गुप्ता जी का मुस्कुराता चेहरा दिखाइए, यही तो अच्छी बात है इनकी। हाँ, अभी प्रियंका जी से पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में पूछा गया था कि देश के बड़े नेता कौन है, तो उन्होंने खुद ही नरेंद्र मोदी जी का नाम ले दिया। वो जानते भी हैं, प्रियंका मानते चतुर्वेदी भी हैं। बता और दीजिए, 10 सेकंड खाली प्रियंका बोलने से नहीं होगा। हाँ, प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, ठीक है। और एक और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करता हूं। उद्धव ठाकरे जी ये कौन सी जिद पाली है कि हमें मुख्यमंत्री बनना है? अरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हो तो मतलब मुख्यमंत्री बनना है, जिद कर ली, जनता नहीं चाहती तब भी मुख्यमंत्री बनना है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देता हूं इसको। द्रोणाचार्य के 2 शिष्य हुए, एक अश्वत्थामा जो उनके बेटे थे और एक हुए अर्जुन। एक बार अश्वत्थामा अपने पिता यानी कि द्रोणाचार्य के पास गए, उन्होंने कहा मैं आपका बेटा भी हूं, मैं आपके साथ धनुर्धर विद्या सीखता भी हूं और मैं महान योद्धा भी हूं, तो मैं इस धरती का सबसे बड़ा धनुर्धर क्यों नहीं बन सकता? उन्होंने कहा कि अर्जुन जो मेरे साथ रहता है, जो मेरी परीक्षा देता है, जो समय समय पर मेरा ध्यान करता है, नाम लेता है और गुरु पर्व को आगे बढ़ाता है, बाला साहेब ठाकरे की जो सही सोच आगे बढ़ाएगा वही वहां का मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री कौन है, वही आगे बढ़ा रहे। ठीक है, एक बार जल्दी से, एक सेकंड, इधर तो 85-85-85 है, इधर देखिए 85-85-85 है। आप लड़ रहे हैं 154 से 156 जो अभी तक संभावित बताया गया, शिवसेना 78 से 80, एनसीपी 52 से 54। सीएम फेस एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारे देवेंद्र फडणवीस जी थे, अजीत दादा पवार थे और एकनाथ शिंदे जी थे। उनसे सवाल पूछा गया कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? उन्होंने कहा मेरे बराबर में बैठा है।
बराबर में एकनाथ शिंदे जी बैठे थे, मुझे लगता है वो सवाल ही खत्म हो गया। लेकिन बेचारे हमारे साथ होते 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ते थे, जीतने गए थे 85 पर रह गए टोटल। कितना नीचे जाओगे भाई? शिंदे जी अच्छा नहीं लग रहा हमें देख। तिवारी जी मोर्चा संभालिए। आपको क्या समझ में आ रहा है? हालांकि आप बिहार की पॉलिटिक्स है, बिहार की पार्टी है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें उपचुनाव बिहार में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उस पर हम धीरे धीरे करके आना चाहते हैं कि एक राज्य पर। झारखंड में भी आप लोग सीट ले लिए, मिला सीट? मिली सीट की नहीं? 6 सीटों पर दे दिए। इतना गुस्साने के बाद मिली सर? नहीं, गुस्साने बड़ा संघर्ष करना पड़ा। नहीं, सब लोग, सब पार्टियां चाहती है कि हमको ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़े। दोनों तरफ ऑल इज वेल कर रहे हैं, मतलब और अंदर अंदर सब एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं। हम लोग आरजेडी चाह रही थी ज्यादा सीटों पर लड़ना, लेकिन समझौता हुआ 12 6 सीटों 10 चाह रहे थे कि 12? 6 सीटों पर आरजेडी लड़ रही थी। हमारा डिमांड था कि हम ज्यादा सीटों पर लड़े। इंडिया गठबंधन हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारी पार्टी का, हमारे नेता का, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना। तो बीजेपी के खिलाफ जो शिवसेना सांप्रदायिक है या नहीं है? शिवसेना इंडिया गठबंधन में है। हाँ। हमारे विचारों से सहमत है, इसलिए हमारे साथ अब ये नॉन सांप्रदायिक हो गए? नहीं, अभी हो गए। अभी तो अरे जब जागे तभी सवेरा। अभी वो हमारे साथ हैं। हम हमारे साथ अभी हैं। ये गुप्ता जी के साथ ठीक नहीं हो रहा। ये तो उनको अटैक कर रही है, आप भी धीरे धीरे चुटकी ले रहे हैं। गलत बात। हम तो हमारे साथ, हमने कहा इंडिया गठबंधन में है। हमने ये कहा कि बीजेपी का साथ इन्होंने छोड़ दिया। बीजेपी वहां सत्ता में कैसे आई, ये भी देश की जनता को और नौजवानों को सोचना चाहिए। उन्होंने अपने सहयोगियों को ही तोड़ दिया। कहां पे? शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन था, वहां शिवसेना पार्टी को तोड़कर बीजेपी सत्ता के लिए डिप्टी सीएम स्वीकार कर लिया। और सुबह सुबह आपने चर्चा किया कि अजित पवार जी को जब देश की जनता सो रही थी तो उसमें शपथ दिला दिया गया। ये बीजेपी का सत्ता के लिए असली खेल और असली चरित्र है। इसलिए महाराष्ट्र में मुकाबला बिल्कुल साफ है। और ये बहुत बड़ा नैरेटिव वहां रहेगा कि आपने जिस तरह से, मतलब उनका तो यही आरोप है ना कि वो गद्दार है, शिंदे साहब, उनके साथ जो विधायक गए वो सब हैं, कैसे आपने उनके साथ सरकार वहां पर बनाई, ये आरोप लगता रहेगा इस पूरे चुनाव में। देखिए अंजना जी, कोई सवाल पूछना चाहता है हाथ उठाइएगा। ठीक है, आप वो बोलिए सर। देखिए अंजना जी, एक चीज बहुत साफ है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी अलायंस का सम्मान करती है। नीतीश कुमार है, वो लगातार 2005 के बाद से अगर मैं बात करूं तो अब तक की अपनी सबसे कम टैली पर है, बावजूद उसके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मुख्यमंत्री है। इसी तरीके से अगर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है और उसका स्थायित्व आया है तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि हम स्ट्रैटेजिकली अलाइज थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह ऐसी क्या मजबूरी है, एक काउंटर क्वेश्चन, ऐसी क्या मजबूरी है, जैसे आपने बिहार में एक नीतीश कुमार को चुन लिया है, कभी उनकी तरफ जाते हैं वो गदगद डेप्यूटी बन जाते हैं उनके लाल, इधर आते हैं तो आप बना देते हैं उनको सीएम। क्या है, क्या महाराष्ट्र में भी आप लोग ऐसा ही कुछ कर रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में आपके नीतीश कुमार हो जाएंगे? मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र में जिद नहीं चलती। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने एक जिद बनाकर चीजों को आगे लेकर गए, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में दिखाई दिया, और जिस तरीके से आज की उनकी सियासत रह गई है वो भी सामने दिखाई देता है। एक व्यक्ति जो उनके साथ इस समय है, शरद पवार जी, वो संभाजी नगर का नाम बदल देना चाहते हैं, और उनके साथ जो है खुद अभी भी उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं। तो अपनी राजनीति से कॉम्प्रोमाइज किसने किया वो खुद देख ले जनता। जिस हिंदुत्व की राजनीति पर दिन रात वो बात करते थे, जिस हिंदुत्व की राजनीति पर बाला साहेब ठाकरे कहते थे द डे आई विल बी कांग्रेस आई विल क्लोज माय शॉप, और पता नहीं इतनी सारी भाषा उनकी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इतने सारे बयान उनके खिलाफ हैं। आपने अपना नैरेटिव छोड़ दिया, आपने अपने पिताजी की राजनीति छोड़ दी, आपने अपने पिताजी की विचारधारा छोड़ दिया, आपने हिंदुत्व छोड़ दिया, आपने सारी चीजें छोड़ने के बाद कांग्रेस के पास पहुंचे और मिला क्या? कुछ भी नहीं। गुप्ता जी, बाला साहब की पूरी जो आइडियोलॉजी थी वो कांग्रेस के खिलाफ थी, आप उनके साथ हैं, क्या जनता स्वीकारेगी? क्योंकि विधानसभा में ये सबसे बड़ा टेस्ट है आपका। देखिए, बाला साहब ने तो सही बात का समर्थन किया हमेशा। ऐसा नहीं है कि बाला साहब ने कभी कांग्रेस को समर्थन ही नहीं किया या कांग्रेस की किसी बात को सही नहीं कहा। बाला साहब ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को सपोर्ट किया था, प्रतिभा पाटिल जी को सपोर्ट किया था, प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया था, बसंत नाइक को सपोर्ट किया था। बाला साहब ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। ऐसा नहीं है कि इनकी किसी भी बात को सही को गलत कहा और गलत बात को सही कहा। ठीक है, एक दो सवाल जल्दी से। मेरा क्वेश्चन सर बीजेपी से आपसे, आप लोग 3 लोग मिलकर पूरा महाराष्ट्र चला रहे हैं, बहुत ही अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन आज कानून व्यवस्था की ये हाल हो गई है कि एक इतने बड़े नेता जो खुद 3 बार के विधायक और 1 बार के मंत्री रह चुके हैं, उनकी दिन दहाड़े मुंबई जैसे शहर में हत्या हो जाती है सर, और उसके बाद एक जेल में बैठा शख्स ये क्लेम करता है कि मैं अपने 700-900 शूटरों के दम पर पूरे इंडिया में भ्रम फैला रहा है कि मैं कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दूंगा। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? ये दुखद है। मैं लॉरेंस विश्व, हाँ,
ये दुखद है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसमें 25 टीमें जो है ऑलरेडी काम कर रही हैं। अगर बात करें तो 9 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हम कानून व्यवस्था को लेकर सिंगल पॉइंट एजेंडा है, किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जिस तरीके से हुआ ये दुखद है, नहीं होना चाहिए था। परंतु हमारा प्लान ऑफ एक्शन बहुत क्लियर है कि कहीं पर भी इस तरह की स्थिति अगर पैदा होती है कानून व्यवस्था से संबंधित, तो हम बख्शेंगे नहीं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो चाहे कोई और। जेल से चलता कैसे है वैसे ये पूरा गैंग? मैं जिस दिन जेल जाऊंगा अंजना जी, वहां से चलाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। अभी मुझे नहीं, अब ये कैसे चलता है जेल जाने के लिए आप सरकार है और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं जिस दिन जेल जाऊंगा उस दिन बताऊंगा कि मैं जेल से कैसे गैंग चलता है। क्योंकि सरकार अपनी तरफ से सारे मेजर्स लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फिर भी कोई चेक्स एंड बैलेंसेस में कमी है या कोई खतरनाक क्रिमिनल ऑपरेट कर ले जाता है तो सरकार की उस पर भी निगरानी है। लेकिन आपने निजी तौर पर मुझसे पूछा था तो वो सवाल, जो गैंगस्टर जेल में है उनको सत्ता का संरक्षण मिलता है, ये इन्होंने स्वीकार किया। बेकार की बातें कर रहे हैं। शाहबुद्दीन का आतंक किसने देखा है? देखा नहीं क्या बिहार में कैसी बात? आप तो बिहार से यहाँ जानते हैं। बताइए गैंगस्टरों पर अब ये मतलब लालू प्रसाद यादव की पार्टी की आने के बाद वो कमाल हो गया। कीजिए ना भाई, जिनकी पैदाइशी आप स्वीकार बात हो गई भाई, बस नहीं। आपका का संरक्षण मिलता है ऐसे लोगों को। अच्छा, आपको बहुत एक्सपीरियंस है कि ये एक्सपीरियंस आपको है, आप कदम जाएंगे। मुझे तो नहीं है। एक्सपीरियंस हमने अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया, ये बीजेपी का चरित्र है।